Good morning, everybody. Myself Sunita Sinha. Today I am going to start chapter number 15 in Standard 8 Science. Chapter name is Some Natural Phenomena. इस चैप्टर में हम दो नेचुरल फेनोमेना के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है आपका लाइटनिंग एंड सेकेंड वन अर्थक्वेक. ओके, इस वीडियो में मैं सारे पॉइंट्स आपको जस्ट लाइक ए इम्पॉर्टेंट नोट्स एक्सप्लेन करूंगी थ्रू सम शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर. ओके, नाउ वी स्टार्ट आवर वीडियो. फर्स्ट क्वेश्चन, नेम टू डिस्ट्रक्टिव फेनोमेना. आपको किसी दो डिस्ट्रक्टिव फेनोमेना के एक नाम देने हैं, बट अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर फर्स्ट इज लाइटनिंग एंड सेकेंड इज अर्थक्वेक. इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव फेनोमेना यानी नेचुरल डिजास्टर के नाम हैं, जैसे आपका हो गया सुनामी, फ्लड, ओके, ड्रॉट, लाइक दिस वे. बट आपके सिलेबस में दो एक्सप्लेनेशन दिए हैं लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक के. Now second question, what is lightning? Lightning is an electric spark on huge scale. लाइटनिंग हम तब बोलते हैं जब आपका इलेक्ट्रिक स्पार्क बहुत बड़े लेवल पे होता है. अगर छोटे लेवल पे होता है तो दैट्स वन द इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट लाइक दिस वे. मगर ह्यूज लेवल पे अगर इलेक्ट्रिक स्पार्क दिखता है तब हम उसको बोलते हैं लाइटनिंग. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉजेज ऑफ लाइटनिंग. लाइटनिंग का मेन रीजन क्या होता है? द लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेज इन क्लाउड्स. शॉर्ट में आप बोल सकते हो जब आपके बहुत सारे चार्जेज क्लाउड में एक्यूमुलेट होते हैं, जमा होते हैं, तब आपका लाइटनिंग फेनोमेना दिखाई देता है. क्लाउड में अपर पार्ट में आपके पॉजिटिव चार्ज जमा होते हैं तो लोअर पार्ट में नेगेटिव, और जब इनके बीच में रिपल्सन फोर्स होता है तब आपको एक स्पार्क पास करता हुआ दिखता है जिसको हम बोलते हैं लाइटनिंग. नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज स्टैटिक चार्ज. स्टैटिक चार्ज किसको बोलते हैं? जब इलेक्ट्रिकल चार्ज आपके किसी दो ऑब्जेक्ट को रब करने से प्रोड्यूस होता है तब हम उसको बोलते हैं स्टैटिक चार्ज. ऐसे हमारे पास बहुत टाइप के चार्जेस हैं. स्टैटिक चार्ज का मतलब ही होता है वैसा चार्ज जो बॉडी से मूव नहीं करता है. आप किसी भी दो ऑब्जेक्ट को रब करोगे, सपोज यू हैव टू बलून्स. ये एक्सपेरिमेंट आपके बुक में गिवन आउट है. दो बलून को आपको रब करना है और फिर बलून को पास में लेकर आओ, तो आप देखोगे कि दोनों बलून एक दूसरे से दूर चला जाएगा. क्यों? क्योंकि दोनों बलून पे सेम चार्ज प्रोड्यूस हुआ है और यहाँ बलून का चार्ज किसी अदर ऑब्जेक्ट में पास नहीं हो रहा है. तब हम बोलेंगे दिस वन द स्टैटिक चार्ज एग्जाम्पल. ओके, नाउ नेक्स्ट इज हाउ मेनी टाइप ऑफ चार्जेज ऑन ऑब्जेक्ट. जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो कितने टाइप के चार्जेज आपके ऑब्जेक्ट पे प्रोड्यूस होते हैं? द आंसर इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस. First is positive charge, then second one the negative charge. Now next is how can charging take place when substances are rubbed. अभी हमने पढ़ा कि जब दो ऑब्जेक्ट को आप रब करोगे तब ऑब्जेक्ट पर स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस होता है. एक आपका पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा तो दूसरा नेगेटिव की तरह. बट ये चार्ज प्रोड्यूस ही कैसे होता है ये आपको पता लगाना है. Answer, when any two substances are rubbed, then static charge is produced. One object behave like positive, then other behave like negative charge. तब हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट पे चार्ज प्रोड्यूस हुआ. एग्जाम्पल के लिए अगर आप प्लास्टिक रिफिल को पॉलीथीन पे रब करोगे तब आपके प्लास्टिक रिफिल और पॉलीथीन, मोस्टली प्लास्टिक रिफिल पे आपको एक स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होगा. अब उसकी चेकिंग हम कैसे करते हैं? तो ये एक्टिविटी आपके भी बुक में मेंशन किया है. आप एक रिफिल लो और बहुत सारे स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर यहाँ पे रखो, फिर रिफिल को पॉलीथीन के ऊपर रब करो. पॉलीथीन के ऊपर जैसे आप रब करोगे रिफिल के ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा. ये पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ जो आपके स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर हैं वो रिफिल की ओर अट्रैक्ट होंगे. सम टाइम स्मॉल पेपर आपके रिफिल में स्टिक हो जाएंगे. इसका मतलब रिफिल के ऊपर आपका चार्ज प्रोड्यूस हो गया है. सो वी कैन से दैट व्हेन any two object rub with each other, then static charge is produced on given substances. Now next question is explain the construction and working of electroscope. सबसे पहले आपको पता लगाना होगा कि इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है. इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जो आपको टेस्ट कर कर बताएगा कि आपने जो ऑब्जेक्ट लिया है उस पे चार्ज है या नहीं. जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा कि अगर कोई भी दो चीज़ को आप रब करते हो एक दूसरे के ऊपर तो उस पे चार्ज प्रोड्यूस होता है.
बट चेक कैसे करेंगे कि चार्ज प्रोड्यूस हुआ? इसके लिए हमारे पास एक डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रोस्कोप का फंक्शन और कंस्ट्रक्शन क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप में एक मेटल रॉड होता है जिसमें आपके थिन मेटल स्ट्रिप या लीफ की जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो अटैच होते हैं। जस्ट सी इन द डायग्राम। देखो यहाँ पर एक आपको आयरन पिंस लिखाया गया है, ओके, और यहाँ पे दो एल्यूमिनियम के स्ट्रिप्स लिए गए। क्लियर? अब इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। एट द टॉप द रॉड एंटर्स इन कप, द बॉटम पार्ट ऑफ द रॉड एंड द लीफ आर इनक्लोज्ड इन ए ग्लास बॉटल फॉर द प्रोटेक्शन। इसको बॉटल के अंदर क्यों रखा? ताकि ये प्रोटेक्टेड रहे, एयर प्रेशर इस पर इफेक्ट ना करे, विंड का इफेक्ट इसके ऊपर ना हो। इसके लिए हम ये जो आपका आयरन मेटल्स है उसको हम बोतल के अंदर रखते हैं। व्हेन द नॉब ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप इज टच्ड विद द चार्ज्ड एबोनाइट या ग्लास रोड, द लिप्स आर ओपन आउट और डाइवर्ज। जैसे देखो यहाँ पर हमने एक रिफिल लिया है, आप इसकी जगह पे कोई ग्लास रॉड या एबोनाइट रॉड ले सकते हो। आपको रिफिल को पहले रब करके पॉलीथीन बैग पे रब करके चार्ज कर देना है। ठीक है, सपोज कर लो यहाँ पे हमने रिफिल लिया है। चार्ज करने के बाद इस रिफिल को इस आयरन पार्ट पर टच करना है। जैसे ही आप आयरन पार्ट को टच करोगे, आपका रिफिल का चार्ज इसके थ्रू होते होते यहाँ जो दो स्ट्रिप्स आपने लगाए उस पे जाएगा। सिंस ये एक ही रिफिल से दोनों चार्ज गए हैं, इसलिए दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ। और हमने पढ़ा है कि दो लाइट चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसलिए आपका जो लिप्स है यानी एल्यूमिनियम फॉयल का जो स्ट्रिप है वो डाइवर्ज हो जाएगा, यानी एक दूसरे से दूर चला जाएगा। सो एक्सटेंट ऑफ डाइवर्जेंस डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोस्कोप। ये जो डाइवर्जेंस है यानी ये जो दो स्ट्रिप है वो कितने दूर एक दूसरे से जाएंगे। जैसे ये आपका है, ये स्ट्रिप हुए, अगर आपका चार्ज बहुत मिनिमम है तो थोड़ा दूर जाएंगे, थोड़ा सा डाइवर्जेंस एंगल दिखाएंगे। अगर आपने मैक्सिमम चार्ज इस पे रिफिल के थ्रू पास किया है तो इसका डाइवर्जेंस एंगल कुछ ज़्यादा दिखेगा। ये टोटली आपका डिपेंड करता है कि आपने कितना अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोड्यूस किया। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि गिवन ऑब्जेक्ट पर चार्ज प्रोड्यूस हुआ है या नहीं। आपको ये जो डायग्राम दिखा रहा है दैट्स ऑन द इलेक्ट्रोस्कोप, मगर बॉटल की जगह पर हम अदर जार का भी यूज कर सकते हैं। आपके पास और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोस्कोप मार्केट में अवेलेबल है। ये होममेड भी है, आप घर पे इसको बना सकते हो और इस तरीके से आप चेक करके बता सकते हो कि गिवन ऑब्जेक्ट चार्ज्ड हुआ या नहीं आफ्टर रबिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट, हाउ डज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अकर इन क्लाउड्स? क्लाउड्स में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है? एट द टाइम ऑफ थंडर नेगेटिव चार्ज गेट एक्यूमुलेटेड नियर द क्लाउड एंड पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड नियर द ग्राउंड। ठीक है, जब आपका थंडर का टाइम होता है तब नियर द क्लाउड कौन सा चार्ज आएगा? आपका नेगेटिव, और नियर द ग्राउंड आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। व्हेन दिस चार्जेस मीट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक प्लेस बिटवीन द क्लाउड एंड ग्राउंड। इन दिस प्रोसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, और ये एनर्जी हमको पर थंडर और लाइटनिंग के फॉर्म में दिखाई देता है और सुनाई देता है। पहले आपको लाइटनिंग सुनाई देगा और फिर आपका थंडर साउंड सुनाई देगा। लाइटनिंग दिखाई देने के बाद थंडर साउंड होता है, बट एक्चुअली ये दोनों एक ही साथ प्रोड्यूस होते हैं। अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। ये सपोज कर लो क्लाउड है और ये आपका अर्थ सरफेस। जब बहुत सारे क्लाउड जमा होते हैं तो चार्ज उसमें एक्यूमुलेट होता है, तो क्लाउड के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा बॉटम ऑफ द क्लाउड। ठीक है, अपर सरफेस ऑफ द क्लाउड तो पॉजिटिव चार्ज होता है, बट नियर द ग्राउंड जो आपका क्लाउड का सरफेस है यानी बॉटम पार्ट में क्लाउड में नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है, और अर्थ पे नियर द क्लाउड कौन सा होता है? पॉजिटिव। फिर नेगेटिव और पॉजिटिव वो अट्रैक्ट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। और ये इतना ज़्यादा फॉर्म में होता है कि आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है इस प्रोसेस में। जब आपका
क्लाउड का नेगेटिव और अर्थ का पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होता है और ये ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको लाइटनिंग और थंडर साउंड के फॉर्म में सुनाई देता है। क्लियर? सम टाइम जब दो क्लाउड आपस में भी जब स्ट्राइक करते हैं, एक क्लाउड का पॉजिटिव और दूसरे क्लाउड का नेगेटिव, तब भी हमको थंडर एंड लाइटनिंग नेचुरल फेनोमेना देखने को मिलता है। ये लाइटनिंग प्रोसेस आपके लिए कभी कभी डेंजरस भी होता है, इसलिए जब भी थंडर एंड लाइटनिंग के अनाउंसमेंट हो या आपको सुनाई दे तो आप किसी सेफ प्लेस पे चले जाओ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द इंटरेक्शन ऑफ टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। जब भी दो चार्ज इंटरेक्ट होंगे यानी आपस में मिलेंगे तो किस टाइप का प्रोसेस होगा? देन आंसर इज वेरी शॉर्ट, लाइक चार्जेज होगा तो रिपेल यानी एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, और अनलाइक चार्ज होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी अगर दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव मिला तो इन सभी के बीच में रिपल्सन प्रोसेस होता है। ओके, रिपल्सन। और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव यानी दो अनलाइक चार्ज है, तब इनके बीच होगा अट्रैक्शन प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट, नेम द डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग। जब लाइटनिंग आपका फेनोमेना होता है तो डेंजरस में हमारा सबसे पहले होता है बिल्डिंग। अगर बिल्डिंग पे लाइटनिंग आपकी फॉलन डाउन हुई तो वो लाइटनिंग का इलेक्ट्रिक स्पार्क बिल्डिंग के वॉल के थ्रू आपके हाउस में आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जितने भी हैं उन सभी में पास हो सकते हैं। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है और उस डिवाइस का नाम है लाइटनिंग कंडक्टर। अब एनीवन आस्क व्हाट इज द लाइटनिंग कंडक्टर, तो आप बोल सकते हो लाइटनिंग कंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो बिल्डिंग को लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंस व्हेन टू क्लाउड्स विथ अनलाइक चार्जेस अप्रोच ईच अदर। अभी हमने पढ़ा लाइटनिंग और थंडर आपके क्लाउड एंड अर्थ के बीच के अनलाइक चार्जेस के कारण होता है, बट जब दो क्लाउड अनलाइक चार्जेस के साथ अट्रैक्ट होते हैं तब क्या होता है? तब आंसर है लाइटनिंग स्ट्राइक। ठीक है, आपको एक लॉन्ग लाइट की रेज दिखाई देगी स्काई में और थंडर साउंड भी सुनाई देगा। दैट्स वन द लाइटनिंग स्ट्राइक। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज एन अर्थक्वेक। अब दूसरा नेचुरल फेनोमेना के बारे में पढ़ रहे हैं। अर्थक्वेक क्या होता है? सिंपल सा वन वर्ड या वन सेंटेंस में आंसर पूछे तो देन योर आंसर इज सडन शेकिंग एंड ट्रैवलिंग ऑफ द अर्थ। जब भी आपका अर्थ अचानक, सडन मतलब अचानक, शेकिंग हिलने लगे, ट्रैवलिंग मतलब हिंदी में कांपने लगे, जैसे विंटर सीजन में हम कांपते हैं, वैसे सडनली आपका अर्थ अगर ट्रम्बल या शेकिंग कर रहा है तब हम उसको बोलते हैं कि अर्थक्वेक आया। दिस प्रोसेस इज नोन एज अर्थक्वेक। नाउ नेक्स्ट, हाउ आर मोस्ट अर्थक्वेक कॉज्ड। अर्थक्वेक का सबसे मेन रीजन क्या है? तो मोस्टली अर्थक्वेक आपका होता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लेट। आपके अर्थ के अंदर भी बहुत सारे लेयर्स होते हैं। ओके, और जब ये प्लेट में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है तब आपका अर्थ सडनली शेक करता है, हिलने लगता है, तब हम उसको बोलते हैं कि अर्थक्वेक हुआ। और अगर आपके अर्थ क्रस्ट के अंदर दूसरे लैंग्वेज में डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड, तब भी हम बोलेंगे ये अर्थक्वेक हुआ। नेक्स्ट, व्हाट आर द सिस्मिक वेव एंड हाउ आर दीज वेव्स रिकॉर्डेड। सिस्मिक वेव क्या होता है? द ट्रेमर्स प्रोड्यूस वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। दीज वेव्स आर कॉल्ड सिस्मिक वेव। जब आपका ट्रेमर्स होता है यानी अर्थक्वेक आता है तो आपके अर्थ सरफेस पे एक वेव प्रोड्यूस होता है, उस वेव को हम बोलते हैं सिस्मिक वेव। और इसको रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका बोलते हैं सिस्मोग्राफ। व्हाट आर द नेचुरल कैलामिटीज कॉज्ड बाय अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक आता है तो उसके साथ अदर नेचुरल कैलामिटीज यानी नेचुरल डिजास्टर भी आने की चांसेस ज़्यादा होती है। तो कौन कौन से ऐसे नेचुरल कैलामिटीज डिजास्टर हैं जो अर्थक्वेक के कारण होते हैं? द आंसर इज फ्लड, लैंडस्लाइड एंड सुनामी। ये तीन ऐसे नेचुरल कैलामिटीज हैं जिसका मेन रीजन होता है अर्थक्वेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अर्थिंग, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ अर्थिंग। अर्थिंग क्या है और उसका यूज क्या है?
द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्जेस फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। जब आपका एक चार्ज एक बॉडी से निकलकर दूसरी बॉडी में नहीं, कहाँ पे पास आउट होना चाहिए? अर्थ पे, तब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अर्थिंग। और इसका एप्लीकेशन, इट इज प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक्स ड्यू टू एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। मोस्टली ये सभी बिल्डिंग में अर्थिंग वायर होते हैं। आप लोग ने सुना होगा 3 कलर्स वायर हम बिल्डिंग में यूज करते हैं। एक होता है रेड, जिसको पॉजिटिव वायर बोलते हैं। एक होता है ब्लैक, दैट्स वन द नेगेटिव वायर, जो मोस्टली आपके स्विच बोर्ड में काम करते हैं। और एक होता है आपका ग्रीन कलर का वायर, जिसको देते हैं नाम अर्थिंग वायर। अर्थिंग वायर आपके कंस्ट्रक्शन के टाइम ही बिल्डिंग के वॉल के अंदर फिट कर दिया जाता है। इसलिए कभी भी अगर आपके इक्विपमेंट से इलेक्ट्रिकल लीकेज हो तो वो अर्थिंग वायर के थ्रू होते हुए कहाँ चला जाता है? अर्थ पे, और आपका एप्लायंसेस इलेक्ट्रिक शॉक से सेव हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर फॉल्ट जोन्स? नेम द फॉल्ट जोन्स इन इंडिया। फॉल्ट जोन क्या होता है और इंडिया में कहाँ कहाँ फॉल्ट जोन्स हैं? सिंस अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय मूवमेंट ऑफ प्लेट्स। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा कि जब भी आपके अर्थ के अंदर वाले प्लेट में मूवमेंट होगा तब हमको नेचुरल फेनोमेना देखने को मिलेगा, दैट इज अर्थक्वेक। और जहाँ अर्थक्वेक होता है उस प्लेट के बाउंड्रीज को हम बोलते हैं वीक जोन, और इसी वीक जोन को नाम दिया जाता है फॉल्ट जोन या सिस्मिक जोन। फिर से सुनो, ये रहा आपका अर्थ। अर्थ के अंदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है, लेयर्स। प्लेट में डिस्टरबेंस आपका होगा तब बनेगा अर्थक्वेक। जिस प्लेट में डिस्टरबेंस हुआ, जिस पार्ट्स में आपका डिस्टरबेंस हुआ, वो पार्ट सबसे वीक होता है। तो उस प्लेट के बाउंड्रीज को, जहाँ पे अर्थक्वेक आया है, उस बाउंड्रीज को नाम देते हैं फॉल्ट जोन, वीक जोन और सेस्मिक जोन। तीनों एक ही पॉइंट को इंडिकेट करते हैं। और इंडिया में कहाँ कहाँ ये फॉल्ट जोन मोस्टली अवेलेबल है? तो कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय, रन ऑफ कच्छ, ETC, ठीक है। ये 3 मोस्ट ऐसे एरिया हैं जहाँ पे फॉल्ट जोन्स मिलते हैं, एंड टाइम टू टाइम यहाँ अर्थक्वेक आने की चांसेस सबसे मैक्सिमम होती है। नाउ नेक्स्ट इज, इफ एयर एंड क्लाउड्स वर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डू यू थिंक लाइटनिंग कुड अकर? एक्सप्लेन। अगर आपका एयर और क्लाउड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाए, यानी एयर और क्लाउड से इलेक्ट्रिसिटी अगर इजिली पास होने लगे, तो क्या हमको लाइटनिंग नेचुरल फेनोमेना देखने को मिलेगा? देन आंसर इज, इफ एयर एंड क्लाउड्स वर गुड कंडक्टर, अगर ऐसा हो जाए, ठीक है, तब चार्जेस सेपरेशन विल नॉट टेक प्लेस। देखो, चार्जेस आपका सेपरेट कब होता है? जब इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर पास नहीं हो पाता। इसलिए क्लाउड पे आपका नेगेटिव चार्ज होता है नियर द अर्थ, और अर्थ पर होता है पॉजिटिव चार्ज। मगर सपोज कर लो कि आपका जो एयर या विंड ब्लो कर रहा है वो सब गुड कंडक्टर बन जाए, तो गुड कंडक्टर होने के कारण ये ईजिली इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पास कर देंगे। तब आपका चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, ना तो क्लाउड पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा, ना ही नियर द क्लाउड ऑन द अर्थ पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमको लाइटनिंग फेनोमेना देखने को नहीं मिलेगा। नाउ ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अर्थ के अभी मैंने पढ़ाया कि बहुत सारे लेयर्स होते हैं आपका अर्थ, अगर उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। देखो, सबसे अपर पार्ट जो है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट, उसके नीचे दिस वन, इस पार्ट को बोलते हैं मेंटल, और एकदम अंदर डीप जाओगे तो उसके जस्ट ऊपर वाला पार्ट बना आउटर कोर, और सबसे अंदर वाले को बोलते हैं इनर कोर। बट हम केवल अर्थ क्रस्ट को ही यूज करते हैं, इसलिए अर्थ क्रस्ट का डेफिनेशन ही बोला जाता है द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। तो आपके जितने भी वेजिटेशन और ये सब हम ग्रोन अप करते हैं उसमें हम केवल अर्थ क्रस्ट को ही यूज करते हैं, बाकी ये 3 पार्ट अभी तक ह्यूमन बीइंग ने प्रॉपरली यूज करना नहीं सीखा है। नाउ नेक्स्ट,
व्हाट इज सिस्मोग्राफ? डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर। सिस्मोग्राफ क्या होता है? सिस्मोग्राफ अभी हमने पढ़ा था, जो सिस्मिक वेव को रिकॉर्ड करेगा। और सिस्मिक वेव कहाँ प्रोड्यूस होता है? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जब भी आपका अर्थक्वेक आता है तो एक वेव, सिस्मिक वेव प्रोड्यूस होता है सरफेस ऑफ अर्थ पे, और उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम यूज करते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, देखो डायग्राम में। एक आपका सपोर्ट लेना है, ठीक, उसमें एक स्ट्रिंग लगानी होती है, एक पेंडुलम बॉब जैसा होता है मेटल का बना हुआ, उसमें एक पेन फिट किया हुआ होता है, ओके। एक यहाँ पे रोलर है आपका जिस पे चार्ट पेपर फोल्ड किया हुआ है, क्लियर। फिर जब आपका अर्थक्वेक आता है तब ये वाइब्रेशन के साथ पेन उसमें देखो ऐसे जिगजैग लाइन नोट डाउन करता है। फिर हम जिगजैग लाइन को इस स्केल पे रिप्रेजेंट करते हैं एंड आफ्टर देन हम बताते हैं कि आपका कितना अर्थक्वेक आया, ओके। अब अर्थक्वेक अर्थ के अंदर से अगर आ रहा है तो देखो वेव कैसा प्रोड्यूस होता है। जिस सेंटर से आपका अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है उसको बोलते हैं एपी सेंटर, और इसके कारण देखो ये वेव प्रोड्यूस हुआ। ये सारे वेव आपके अर्थ सरफेस को भी टच करता है और इसको नाम देते हैं सेस्मिक वेव, क्लियर। और जिस पॉइंट पे आपका है मेन इंटीरियर ऑफ द अर्थ की बात करें तो उसको फोकस, और उसी इंटीरियर ऑफ द अर्थ को ऊपर ले जाकर जहां अर्थ क्रस्ट को टच करता है उसको बोलते हैं एपी सेंटर। फिर इस सिस्मिक वेव को रिकॉर्ड करने के लिए हम यूज करते हैं सिस्मोग्राफ, ओके। चलिए अब इस शॉर्ट में रीड कर लेते हैं, कैसे लिखोगे एग्जाम में। द इंस्ट्रूमेंट इज सिंपली अ वाइब्रेटिंग रॉड और पेंडुलम। उस इंस्ट्रूमेंट में एक पेंडुलम लगा होता है विच स्टार्ट वाइब्रेटिंग व्हेन ट्रेमर्स अकर, और ये वाइब्रेट तब स्टार्ट होता है जब ट्रेमर यानी आपका अर्थ शेक करने लगेगा। एक पेन उसमें अटैच होता है, जैसे सिस्मिक वेव आता है यानी आपका ट्रेमर होने लगेगा तो वो पेन सिस्मिक वेव को पेपर पे रिकॉर्ड करने लगता है। फिर उस वेव को साइंटिस्ट स्टडी करते हैं और एक मैप ड्रॉ करते हैं जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि आपका अर्थक्वेक का कितना पावर हुआ, यानी कितना पावरफुल अर्थक्वेक पे आया, कितना डिस्ट्रक्शन हुआ ह्यूमन लाइफ या प्रॉपर्टी का। नाउ नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड इन ए सिस्मिक जोन। अगर कुछ एरिया है जो अभी हमने नाम पढ़ा कश्मीर और वेस्टर्न हिमालय जो सिस्मिक जोन में काउंट होते हैं, तो उस जगह पर स्पेशली हम अलग टाइप का बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसको बोलते हैं क्वेक से। तो वहाँ पर हमको कौन कौन सा पॉइंट ध्यान रखना चाहिए। सो फर्स्ट हमको किसी क्वालिफाइड आर्किटेक्ट और इंजीनियर को कंसल्ट करना चाहिए। फिर जो घर हमने बनाया अगर वो हाईली सिस्मिक जोन में है तो मड और टिम्बर का होना चाहिए, क्लियर। रूफ जो होगा वो लाइट वेट होना चाहिए। इसमें क्या है, अगर ये स्ट्रक्चर यानी आपका घर फॉलन डाउन भी हुआ तो ज़्यादा डैमेज ना हो, ना प्रॉपर्टी का और ना ही आपके लाइफ का। अगर आप कबर्ड सब बना हो तो वो सारे कबर्ड और सेल्फ आपके वॉल में फिक्स होना चाहिए ताकि जब आपका अर्थ शेक हो तो वो फॉलन डाउन ना हो। नेक्स्ट इज बी केयरफुल वेयर यू हैंग वॉल क्लॉक फोटो फ्रेम वाटर हीटर etc so that in event of an earthquake they do not fall on the people, क्लियर। अगर आप सेस्मिक जोन में हो, फॉल्ट जोन एरिया में हो तो आपको ये सारे हैंगिंग चीज को इग्नोर करना चाहिए। कुछ बिल्डिंग में केज फायर, अर्थक्वेक के समय कभी कभी बिल्डिंग में फायर भी लग जाती है, इसलिए फायर से बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट भी होना चाहिए, जैसे कि फायर ब्रिगेड और ये सब का फ़ोन नंबर, फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे चीज़ है जिसका यूज हम फायर को स्टॉप करने के लिए कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ स्टेप्स शुड बी टेक व्हेन अर्थक्वेक अकर्ड। अगर अर्थक्वेक आ गया है तो आपको किस टाइप की स्टेप्स लेने चाहिए। देन आंसर इज इफ यू आर एट होम, अगर आप घर पे हो तो आप किसी टेबल के अंदर छिप जाओ या शेकिंग स्टोव से थोड़े दूर चले जाओ। अगर आप ऐसे ओपन एरिया में खड़े हो और आसपास बिल्डिंग और दुकानें तो उससे दूर चले जाओ। घर के अंदर हो तो आप किसी टेबल के अंदर छिप जाओ। अगर आप घर पे ही हो और हॉल है और आसपास कोई टेबल नहीं है तो अगर आपके घर में कबर्ड है,
फैन है, तो इन सभी से थोड़ा दूर हो जाइए। अगर आपके घर में कोई टॉल और हेवी ऑब्जेक्ट है जैसे कि कबर्ड, उन सभी से थोड़ा दूर रहो। अगर आप बेड पे हो तो बेड डू नॉट गेट अप, बेड से उठना नहीं चाहिए। इसकी जगह पे अपने हेड को पिल्लो से प्रोटेक्ट कर लो। ये सारे प्रिकॉशन हैं अगर आप घर पे प्रेजेंट हो। इफ यू आर आउटसाइड तब फाइंड द क्लियर स्पॉट, आप ऐसी जगह खोजो जो बिल्डिंग, ट्रीज या ओवरहेड पावर लाइन से दूर हो एंड ड्रॉप टू द ग्राउंड हो जाओ। इफ यू आर इन ए कार और बस, अगर आप कार और बस में हो तो बाहर नहीं निकलो। ड्राइवर को बोलो किसी सेफ प्लेस पे लेकर जाए। डू नॉट कम आउट टिल द ट्रैमर्स स्टॉप, अगर अर्थक्वेक आ चुका है तो जब तक ट्रैमर्स ना रुके तब तक आपको कार, बस या अपना कोई भी व्हीकल्स, फोर व्हीलर्स, उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। अब सब पढ़ने के बाद आपको 5 पॉइंट्स दिए हैं, आप इसको मैच करके बताओ कौन किसके साथ प्रॉपर मैचिंग होगा। जैसे रबिंग, हमने स्टार्टिंग टॉपिक में ही पढ़ा। रबिंग से आपका क्या प्रोड्यूस होता है? स्टैटिक चार्ज। मूविंग चार्ज, अगर आप स्टैटिक चार्ज का मतलब ऐसा चार्ज जो मूव नहीं करता, मगर जो चार्ज मूव करता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। याद रखना, इलेक्ट्रिक करंट भी एक टाइप का फ्लो ऑफ चार्ज होता है। फ्लो ऑफ चार्ज, ये एक ऐसा चार्ज जो मूव करता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। वेस्ट जोन, वेस्ट जोन आपका फॉल्ट जोन। फॉल्ट जोन में आप क्या देख सकते हो? मैच करो। फॉल्ट जोन जहाँ पे आपका सेस्मिक वेव प्रोड्यूस होता है। ओके। लाइक चार्ज, लाइक चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज को डिटेक्ट करता है। सो चार्ज डिटेक्टिंग डिवाइस। Okay, here your topic is over and I think all of you understood, mention all the topic in this video. Okay.